हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, फूड चेन और फूड वेब ये क्या होते हैं। इसका कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपका 2 पार्ट्स में होगा। दिस इज द पार्ट फर्स्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर मैथ से रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर उन्हें विद इन 30 मिनट्स में सॉल्व किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप प्रॉक्सी ज्ञान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? जैसे कि जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है उसमें जो सारी चीजें हैं वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है और जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है सर्वाइव करने के लिए। दिस कनेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स टू ईच अदर इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये जो कनेक्शन होता है लिविंग थिंग्स के बीच में उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। आपको यहाँ पे याद रखना है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, द कनेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि हमें पता है प्लांट भी क्या है, एक लिविंग थिंग है, और एनिमल्स भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है सर्वाइव करने के लिए। तो इनके बीच में जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। These plants and animals within an area interact with each other and with non-living elements of the area. ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, मतलब कि ये जो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं, वो क्या करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि क्लाइमेट, वाटर, सॉइल एंड अदर, जो और सारी चीजें हैं। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स हैं, ये दूसरे क्या हो रही हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही हैं। ये सारा कहाँ हो रहा है, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग जो हमारा एरिया है, इन्वायरमेंट है, वहां पर ये सारी चीजें होती हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, तो हम इसका देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्मॉलर ऑर्गेनिज्म दैट लिव, फीड, रिप्रोड्यूस एंड इंटरेक्ट इन सेम एरिया और इन्वायरमेंट। ये डेफिनेशन थोड़ी बहुत ज्यादा हैवी लग रही है, इसको हम देखते हैं। इकोसिस्टम क्या है, एक कम्युनिटी है। इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम का अगर हम एक मीनिंग निकालें तो उसका मतलब क्या होता है, ये कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी में कौन कौन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, और हमारे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इनकी एक कम्युनिटी बनी हुई है एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर एक इन्वायरमेंट में। उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। मतलब कि एक छोटी सी कम्युनिटी जहाँ पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रह रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक दूसरे से वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक एरिया में। उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। Ecosystem is a complex set of relationship among the living resources, habitat, resident of an area. इकोसिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेट है किसका, जो लिविंग रिसोर्सेस हैं, उनका जो हैबिटाट है और जहाँ रहने का उनका प्लेस होता है, जो रेसिडेंट है किसी भी एरिया में। तो इन सब का क्या है, एक रिलेशनशिप है एक दूसरे से। जो लिविंग रिसोर्सेस है, हैबिटाट है, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेट है इकोसिस्टम। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आ जाता है, आपके प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिशेस, बर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर, वाटर, सॉइल एंड पीपल। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ आती हैं, इकोसिस्टम के अंदर। तो इकोसिस्टम क्या है, एक कम्युनिटी है ऐसी जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। नाउ द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय एजी टेंसले। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो वर्ड है इकोसिस्टम, ये किसने दिया था। तो ये वर्ड इकोसिस्टम किसने दिया है, एजी टेंसले। ये एक इंग्लिश बॉटनिस्ट है, इन 1935 में इन्होंने इकोसिस्टम इस वर्ड को दिया था। नाउ व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी टर्म इज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैंकले इन 1869। 1869 में इस वर्ड को जो हमारे अर्नेस्ट हैंकले हैं उनके द्वारा बताया गया था, कॉइन किया गया था। डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये जो इकोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, जिसमें जो ओकियस है इसका मतलब होता है होम, और लॉजी मतलब कि लोगस, इसका मतलब होता है स्टडी। तो इसका हम अगर पूरा मीनिंग निकालें, इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव विथ ईच अदर
and with their natural environment. इकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है। इकोसिस्टम क्या था? इकोसिस्टम में हमने देखा था कि जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में उनका रिलेशन कैसा है, जो कोई भी लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या रिलेशन है, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इसकी जो हम पूरी स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। क्योंकि इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम में ही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में रिलेशन होता है और लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन होता है, और हम इसी चीज की क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब यहाँ पे आपको जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। कितने टाइप्स के? An ecosystem can be as small as oasis in desert। जैसे डेजर्ट होता है, डेजर्ट में जो रेगिस्तान होता है वहां पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी वेजिटेशन मिल जाए, कहीं भी हरी भरी जगह मिल जाए, तो मतलब कि क्या मिलते हैं हमें? वो बहुत स्मॉल, छोटी मिलती है। मतलब कि जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, वहां पर हमें वेजिटेशन ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है ना, कम क्वांटिटी में हमें वेजिटेशन देखने को मिल सकता है। तो वो क्या है? उस इकोसिस्टम उसकी तरह स्मॉल भी हो सकता है, और जो ओशन होता है उसकी तरह बड़ा भी हो सकता है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ माइल में क्या है? स्पेंड है। ये टू टाइप्स के होते हैं इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रिशियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। आपको इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? टेरेस्ट्रिशियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक चार्ट है जिसमें आपको इकोसिस्टम टू टाइप्स में बताया गया है। हमने देखा था एक एक्वाटिक होता है, एक टेरेस्ट्रिशियल। एक्वाटिक में आपको टू टाइप्स मिलेंगे, फर्स्ट इज मैराइन इकोसिस्टम एंड सेकंड इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मतलब कि जो हमारी फ्रेश वाटर बॉडीज हैं वहां पर जो इकोसिस्टम होता है उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रिशियल इकोसिस्टम में हमें फोर टाइप्स मिलेंगे, फर्स्ट इज फॉरेस्ट, सेकंड इज डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन। नाउ एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रिशियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रिशियल इकोसिस्टम आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। ये क्या होता है? जो टेरेस्ट्रिशियल इकोसिस्टम होता है वो एक लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होता है। There are different types of terrestrial ecosystem distributed around the various geological zones। यहाँ पर आपको जो टेरेस्ट्रिशियल इकोसिस्टम है उसमें भी हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। ना एक एक करके हम ये सारे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। व्हाट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम? A forest ecosystem consists of several plants, animals, and microorganisms that live in coordination with the abiotic factor of the environment। हमारे environment में जितने भी abiotic factors हैं और उनके साथ ही क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करके एक साथ रहते हैं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या हो जाता है? जहां पर आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिले, एनिमल्स भी हों वहां पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हों, तो वो सारे कैसे रहते हैं? एक साथ कोऑर्डिनेशन बना के, एक साथ कोऑर्डिनेट करके उस एरिया में रहते हैं। तो फॉरेस्ट क्या हो गया? जैसे कि फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट में क्या होता है? बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे आपको, ट्रीज मिलेंगे, वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स भी मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे। तो जो जहां पर ये सारी चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड द मेजर कार्बन सिंक। जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखते हैं, और ये एक तरीके से कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। कार्बन सिंक का काम मतलब कि कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? जितनी भी कार्बन गैसेस, कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट मतलब कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, तो उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। अगर हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो यह हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये फॉरेस्ट क्या करते हैं? एक तरीके से कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। In the grassland ecosystem, the vegetation is dominated by grasses and herbs।
ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, जो वेजिटेशन होता है ज्यादातर, मतलब जहां पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम हुआ वहां पर आपको ज्यादातर ग्रासेस मिलेंगी और हर्ब्स मिलेंगी, तो उसे हम कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जैसे कि टेम्परेट ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के, जैसे कि टेम्परेट और सवाना ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यहाँ पर सिर्फ आपको बड़ी बड़ी लंबी लंबी ग्रासेस देखने को मिलेंगी, तो उसे हम कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज टुंड्रा इकोसिस्टम। Tundra ecosystem are devoid of trees and are found in cold climates or where rainfall is scarce. ये कहाँ पर मिलेगा हमें, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, ऐसे प्लेसेस जहां का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है, तो और जो रेनफॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में होती है, तो उसे हम कहते हैं टुंड्रा इकोसिस्टम। These are covered with snow of the most of the year, मतलब कि साल भर ये ज्यादातर किससे कवर रहते हैं, स्नो से। The ecosystem in the Arctic और mountain top is tundra ecosystem। जो हमारा आर्टिक रीजन है, पोल्स की तरफ अगर हम जाएं, जो हमारा अर्थ है, अर्थ में अगर हम पोल्स की तरफ जाएं तो वहां पर आर्टिक जो है और जो हमारे माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, वहां का जो इकोसिस्टम वो कैसा है, टुंड्रा इकोसिस्टम है, मतलब कि टुंड्रा इकोसिस्टम की ये एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट है डेजर्ट इकोसिस्टम। ये कहाँ पर मिलता है, डेजर्ट आर फाउंड थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ज्यादातर आपको जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो कहाँ मिलेंगे, देश में, मतलब देश नहीं, दुनिया में आपको हर जगह ये मिल जाते हैं। दीज आर द रीजन विथ वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पर क्या होता है, जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। द डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड। डेजर्ट में क्या होता है, जो डेज होते हैं, दिन होते हैं, दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बट रात में, अगर रात का देखें तो वहां पर रात में बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। हमने टेरेस्ट्रिशियल इकोसिस्टम में देख लिया कि टेरेस्ट्रिशियल इकोसिस्टम में 4 टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, उनके बारे में हमने एक एक करके देखा। अब आ गए हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में। Aquatic ecosystem are the ecosystem present in a body of water that can be further divided into 2 types. Aquatic ecosystem क्या होता है, जो कि किसको प्रेजेंट करता है, बॉडी ऑफ वाटर, जो वाटर बॉडीज होती हैं वहां पर जो इकोसिस्टम होता है उसे हम कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड सेकेंड इज मैराइन इकोसिस्टम। नाउ व्हाट इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जैसे कि जो हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें कि हमारे जो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वेटलैंड्स हैं, लेक्स हैं, यहाँ पर जो वेजिटेशन और एनिमल्स और जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। These have no salt content in contrast with the marine ecosystem। जो रिवर्स होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, यहाँ का जो पानी होता है वो कैसा होता है, फ्रेश होता है, इसमें सॉल्ट नहीं होता है। जैसे कि मैराइन इकोसिस्टम में क्या होता है, जो ओशन का इकोसिस्टम होता है, ओशन और सी में क्या होता है, वहां का जो वाटर होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं मैराइन इकोसिस्टम। और फ्रेश वाटर क्या होते हैं, जिसमें सॉल्ट नहीं होता, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन पाया जाता है उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। यहाँ का जो मतलब एनिमल्स के बीच में, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। Now next is marine ecosystem. The marine ecosystem includes seas and oceans. जो हमारे seas और समुद्र हैं और oceans हैं, उसमें marine ecosystem included है। These have a more substantial salt content and greater biodiversity in comparison to the freshwater ecosystem। जो मैराइन इकोसिस्टम होता है, यहाँ का जो पानी होता है उसमें बहुत ही ज्यादा सॉल्ट होता है, और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है इन कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, ग्रेट होती है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देख लिया कि टेरेस्ट्रिशियल टाइप्स के होते हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम, 2 टाइप्स के इकोसिस्टम थे, उनका जो सब डिवीजन था हमने वो देखा। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम का हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स।
हम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, मतलब क्यों कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। दिस इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन अ एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में इसी स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, जो हमारे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है। इट ऑल्सो इंक्लूड द क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसे भी प्रिवेल करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कैन बी स्प्लिट इनटू टू मेन कंपोनेंट्स, नेमली बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। अगर हम स्ट्रक्चर देखें इकोसिस्टम का तो उसके बेसिस पे हम इसे टू पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को स्प्लिट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। पहला बायोटिक एंड सेकंड इज अबायोटिक। यहाँ पर एक चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट में फर्स्ट आता है लिविंग एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। इसके फर्दर डिवीजन देखें तो इसमें 3 आते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में कुछ नहीं, कंज्यूमर में आपको 4 टाइप्स मिलेंगे। कंज्यूमर में आपको हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड डेट्रीवोरस, ये 4 मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा डिकम्पोजर्स। सेकंड है नॉन लिविंग एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें आपको फिजिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। नाउ फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स। Biotic components refer to all life in an ecosystem based on nutrition. Both biotic components can be categorized into, जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जितनी भी हमारे इकोसिस्टम में लाइफ है उसको रेफर करता है, मतलब कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे इकोसिस्टम में उसे हम रेफर करते हैं एज अ बायोटिक कंपोनेंट्स, और अबायोटिक कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उन्हें फर्दर कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। सो प्रोड्यूसर इंक्लूड ऑल ऑटोट्रॉप्स सच एज प्लांट्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, और इसमें सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब दे कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या हम ह्यूमन बीइंग्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं। हम किस पर डिपेंडेंट हैं? हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। हम जो एक चेन होती है फूड की, जैसे फूड चेन आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कहाँ बीच में आता है, या तो फिर वो किसी एनिमल पर डिपेंड होता है या फिर किसी प्लांट पर डिपेंड होता है ना। उसको अगर खाना चाहिए तो प्लांट पर डिपेंड होगा या फिर किसी एनिमल पर डिपेंड होगा। तो वो किस तरीके से होगा वो हम आगे देखेंगे। पर जो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। Consequently, all organisms higher up to the food chain rely on the producers for their food. अब हम आगे फूड चेन पर देखेंगे कि किस तरीके से जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पर डिपेंड है। एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी हम अदर ऑर्गेनिज्म देखेंगे कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उन पर रिलाय होते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। फर्स्ट हमने देख लिया प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स में हमारे प्लांट्स आ गए। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके अपना न्यूट्रिएंट पाते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। These organisms are formally referred as heterotrophs. इन्हें ज्यादातर हम क्या कहते हैं, heterotrophs कहते हैं। A heterotroph is an organism that cannot synthesize their own food and must obtain it ready-made. हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ज्यादातर वो क्या करते हैं, रेडीमेड जो फूड होता है उस पर रिलाय होते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। इसमें क्या क्या कंज्यूमर्स में आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, कितने टाइप्स के, जैसे कि हमने देखा था कंज्यूमर्स में हमने 4 टाइप्स देखे थे। अगर आपने वो चार्ट नहीं देखा तो हम उस चार्ट को देख सकते हैं। उसमें क्या क्या थे, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड डेट्रिटिवोरस। अब एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे कि हार्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस कौन से होते हैं। फर्स्ट इज हार्बीवोरस।
Herbivorous animals who derive their required energy directly for consuming the plants and plants only. Herbivorous कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। वो मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं वेजिटेरियन होते हैं, मतलब जो कि सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, कंज्यूम करते हैं और वहां से अपनी एनर्जी को लेते हैं, उसे कहते हैं हम हार्बिवोरस एनिमल। इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। हार्बिवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। Herbivores have special digestive system that let them digest all kinds of plants including grasses. Herbivores में एक स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके कारण जो भी जितने भी प्लांट्स होते हैं कितने टाइप्स के और जो ग्रासेस होती हैं वो किसी भी प्रकार के जो प्लांट्स और ग्रासेस होती हैं उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जैसे कि रैबिट, कैटल, हॉर्स, शेप, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हार्बिवोरस के जो कि किस पर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली प्लांट पर। नेक्स्ट इज कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। वो हमने देखा था हार्बिवोरस पे। हार्बिवोरस में क्या होता है, जो प्लांट एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। बट कार्निवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस में जो एनिमल होता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट होता है, मतलब वो एनिमल को ही खाता है। कार्निवोरस जनरली ईट हार्बिवोरस। कार्निवोरस क्या करते हैं, जो हमारे हार्बिवोरस एनिमल्स होते हैं उन्हें कंज्यूम करते हैं। इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। बट ओकेजनली ईट द अदर कार्निवोरस आल्सो। तो इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं कभी कभी, बट ऐसा होता है जैसे कि हमने अभी देखा कि जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, हार्बिवोरस को खाते हैं, मतलब कि वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं उनको खाते हैं। बट कभी कभार ऐसा होता है कि जो कार्निवोरस होते हैं वो ऐसे एनिमल को भी खाते हैं जो कि एनिमल्स को ही खाता हो। यहाँ पर लिंक समझ रहे हैं, मतलब कि हमने देखा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं। बट ये जो कार्निवोरस किस में आ जाते हैं, जो प्लांट्स को भी खाते हैं, मतलब कि वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और उन एनिमल्स को भी खा लेते हैं जो कि एनिमल्स को ही खाते हैं। तो इसमें दो चेन आ जाती है, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, कैट्स, बर्ड्स, शार्क, फ्रॉग्स। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्निवोरस के। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें जो लायन है, टाइगर है, ये सारे क्या है, कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स हैं। कार्निवोरस में आपको टू टाइप्स देखने को मिल सकता है। फर्स्ट इज प्रीडेटर एंड सेकंड इज स्कैवेंजर्स। अभी प्रीडेटर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। प्रीडेटर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट हंट्स एंड किल अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो कि खुद के खाने के लिए दूसरे एनिमल को मारते हैं, मतलब कि जो हंटिंग करते हैं, दूसरे एनिमल को मारते हैं, उसे हम प्रीडेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल लायन, टाइगर्स, शार्क, वोल्व्स, स्नेक एटसेट्रा। तो ये प्रीडेटर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स ईट द फूड दैट हैज बीन किल्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय प्रीडेटर्स। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, वो उस खाने को खाते हैं जो कि प्रीडेटर्स के द्वारा उन्हें या तो छोड़ दिया गया हो या फिर ऑलरेडी से कोई चीज मरी हुई हो, डेड हो, उसको वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे समझ में, जैसे प्रीडेटर्स क्या करते हैं, वो किसी दूसरे एनिमल को क्या करते हैं, किल करते हैं, उसका शिकार करते हैं और फिर उसको अपना फूड बना लेते हैं। अब अगर उसमें से कुछ बच गया तो उस फूड को, जो बचा हुआ खाना है, उसको कौन खाता है, स्कैवेंजर्स। जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो जो प्रीडेटर्स खाना छोड़ देते हैं, जो बचा हुआ कुछ रहता है उसको स्कैवेंजर्स खाते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं वल्चर, रैकून, हाइना एटसेट्रा। Scavengers play an important role in the ecosystem by the consuming the carcass of animals and that have been left to decompose. Scavenger क्या करते हैं, इकोसिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स का जो कैरकस प्रेजेंट होता है, एनिमल्स की जो डेड बॉडी प्रेजेंट हो जो पड़ी हुई होती है, उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और उसे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। Decomposers and detritivores complete this process, but consuming the remain left by scavengers. But जो इसके बाद फिर क्या होता है, जो decomposers होते हैं
वो क्या करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को, डिकम्पोजर्स की जो प्रोसेस होती है उसे कंप्लीट करते हैं। बट उससे पहले जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंज्यूम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज omnivorous. Omnivorous animals that feed on both plants and animals. Omnivorous क्या होते हैं, जो कि plants और animals दोनों को ही खाते हैं, उसे हम कहते हैं omnivorous animal. Omnivorous often are opportunistic. इन्हें ज्यादातर हम opportunistic कह सकते हैं। इन्हें हम ना तो carnivorous कह सकते हैं, ना ही herbivorous कह सकते हैं। इसका कोई specialized नहीं है। For acquiring and processing food and are capable of consuming and do consume both animal protein and vegetation. ये क्या करते हैं, एनिमल्स के लिए भी, एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, उन्हें कंज्यूम भी कर लेते हैं। उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, मतलब कि वेज जो प्लांट से फूड हमें मिलता है उसे भी कंज्यूम करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उनसे भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको भी खाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोरस। Many omnivores depend on suitable mix of animal and plants food for long term good health and reproduction. कुछ omnivores ऐसे मिलेंगे जो कि डिपेंड होते हैं एक सुटेबल मिक्स में, मतलब कि उनका जो एनिमल्स होना चाहिए, ये पर्टिकुलर एनिमल वही खाते हैं, या फिर प्लांट से जो हमें फूड मिलता है वो कोई पर्टिकुलर प्लांट फूड हो, उस पर डिपेंड होते हैं, जो कि उनकी जो हेल्थ है और उनका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मतलब कि अच्छा बना रहे। इसके लिए वो एक मिक्स बना के रखते हैं कि हाँ हमें यही एनिमल खाना है, यही प्लांट फूड खाना है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो मतलब हम एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट फूड भी खाते हैं, तो हम क्या है, omnivorous हैं, बेयर एटसेट्रा। नेक्स्ट इज detritivores. Detritivores consume dead organic material such as carcass, fallen leaves, dead plants, animal dropping and shed sinks. ये detritivores क्या करते हैं, वो जितने भी dead organic materials होते हैं, जैसे कि leaves हैं, जो पत्तियां झड़ जाती हैं, जो मरे हुए plants होते हैं, dead plants होते हैं, animals होते हैं, तो उनको क्या करती है, उनको consume करती है। Detritivores actually eat organic matters. Detritivores क्या करते हैं, ज्यादातर organic matters को consume करती हैं। They are essential for recycling of nutrients. ये किसके लिए important है, किस लिए जरूरी है, ये क्या करती हैं, जो nutrients होता है उसको recycle करती हैं। Without them, dead plant material would not be returned to the soil for new growth. अगर ये नहीं होते, environment में हमारे present नहीं होते, तो उससे क्या होता है, जितने भी हमारे dead plants material होते हैं वो सॉइल में फिर से नहीं जा पाते न्यू ग्रोथ के लिए, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल वॉर्म, मिलीपीड्स, सी स्टार, क्रैब, डंग फ्लाइज। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेट्रिटिवोरस के। नाउ नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स। यहाँ पर आपको डीकम्पोजर्स और डेट्रिटिवोरस में थोड़ा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। These are the microorganisms which break down organic matter into inorganic compounds and derive their nutrients in the process. Decomposers क्या होते हैं, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसे तोड़ते हैं और उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। उसी से वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन, इसी प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस होती है कि ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस में से ही वो अपना न्यूट्रिशन को, जो उनका जो न्यूट्रिशन होता है उसे डिराइव करते हैं। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर कंपाउंड विदाउट ईटिंग देम। वो क्या करता है, उन्हें खाते नहीं है, बट बिना खाए ही वो क्या कर लेते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उन्हें सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल fungi can grow on organic matter such as dead tree trunk or pieces of bread and break down absorbing the nutrients without eating the food or the bread. आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में ब्रेड जो है वो बहुत दिन तक ऐसे पड़ी हुई है तो खराब हो जाती है, 3-4 दिन बाद हम देखते हैं कि उसमें ऊपर ऊपर ग्रीन कलर का कुछ लगा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं, फंगस कहते हैं। तो वही क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। वो क्या करते हैं, उसको खाते नहीं है, बट उसे क्या करते हैं, वो जो पूरा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी पूरी प्रोसेस से वो अपना पूरा जो न्यूट्रिएंट होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो फिर वो जो ब्रेड होती है वो पूरी खराब हो जाती है।
तो जो फंजाई वगैरह हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। They are organisms that aid in decomposition of already dead or dying organisms। ज़्यादातर ये हमें जितने भी खराब चीज़ें होती हैं या फिर डाइंग और जो चीज़ें सड़ गई हैं, खराब हो गई हैं, उनमें देखने को मिलता है। उन्हीं की वजह से ये चीज़ें खराब होती हैं और जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर हमें ये देखने को मिल सकता है। वो क्या करते हैं, डिकम्पोज जो जितने भी डेड और ऑर्गेनिक मटेरियल है उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। Decomposer secret enzymes to digest organic matter and then absorb resulting molecules। ये क्या करते हैं, इनके पास एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम को सीक्रेट करके रखते हैं टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। नाउ अबायोटिक कंपोनेंट्स, हमने बायोटिक कंपोनेंट्स देख लिया कि बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। नाउ वी विल सी अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल, इट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड, एल्टीट्यूड, टर्बिनिटी एटसेट्रा। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि एयर प्रेजेंट है हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, सनलाइट है, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड्स, ये सारे क्या हैं, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से लिविंग कंपोनेंट्स मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से अबायोटिक कंपोनेंट्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। हमारा बायोटिक और अबायोटिक कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सी हम इकोसिस्टम का फंक्शन क्या क्या है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट इज इट रेगुलेट द इसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, सपोर्ट लाइफ सिस्टम एंड रेंडर स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम क्या करता है, यहाँ पर कुछ इकोलॉजिकल प्रोसेस चलती हैं, ये लाइफ को सपोर्ट करता है, जो लाइफ का एक सिस्टम है उस सिस्टम को सपोर्ट करता है और स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जैसे कि हमें पता है कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ करते हैं, वो सॉइल में ही करते हैं। तो यहाँ पर एक साइकिल चलती है न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें कि जो बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में एक साइकिल होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसके लिए इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। अगर सॉइल नहीं हो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का एक रिलेशन है। नेक्स्ट इज इट मेंटेन अ बैलेंस अमंग द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम। ये क्या करता है इकोसिस्टम, जो वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स हैं उसको मेंटेन करके रखता है। इट साइकिल्स द मिनरल्स थ्रू द बायोस्फीयर। ये क्या करता है, जो बायोस्फीयर होता है वहां पर मिनरल्स का जो साइकिल होता है उसे कंटिन्यू रखता है। द बायोटिक कंपोनेंट्स हेल्प्स इन synthesis of organic components that involve in exchange of energy। इसमें क्या होता है, जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे, वो किस में हेल्प करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका एनर्जी में सिंथेसिस होना, मतलब कि जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बीच में, वो कहाँ होता है, इकोसिस्टम में होता है। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं इकोसिस्टम के। आज इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसका हम कंप्लीट एनालिसिस नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।